नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक जिसमें हम सीखेंगे द्रव्यमान, भार, घनत्व, आयतन और ताप के बारे में। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक द्रव्यमान व भार। बच्चों, आपको यह समझना जरूरी है कि द्रव्यमान व भार में क्या अंतर होता है। द्रव्यमान व भार एक दूसरे के से थोड़े से भिन्न होते हैं। द्रव्यमान को हम अंग्रेजी में मास और भार को वेट कहते हैं। द्रव्यमान जो है वह किसी भी पदार्थ में मौजूद द्रव्य की मात्रा को कहा जाता है। द्रव्यमान किसी भी द्रव्य में उपस्थित या द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है, जबकि भार जो है वह उस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल होता है। उस पर किसी भी वस्तु पर या पदार्थ पर लगने वाला गुरुत्वीय बल जो है क्या कहलाता है? भार कहलाता है, जबकि द्रव्यमान उसमें द्रव्य की मात्रा है। तो बच्चों, इसको हम ऐसे समझने का प्रयास करेंगे जैसे मान लीजिए कि हम किसी तुला पर खड़े होते हैं और वह हमारा वज़न मान लीजिए 70 किलो बताती है। तो तुला के द्वारा इस तरह से बताया गया वज़न हमारा गुरुत्वीय बल है, भार है, यानी कि वह उस मान को मापती है जो हमारे द्वारा पृथ्वी पर लगाया जा रहा है, यानी कि वह बल जो पृथ्वी पर हमारे द्वारा लगाया जा रहा है, इसको यदि मापा जाए तो ये भार कहलाता है। जबकि केवल हम किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा की गणना करें तो ये क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। तो इसके कारण हमें जो परिवर्तन देखने को मिलेगा वो ये होगा कि यदि हम किसी वस्तु का द्रव्यमान मापें तो वह पृथ्वी के किसी भी हिस्से में यदि हम चले जाएं तो एक समान होगा, जबकि अगर हम उसका भार मापते हैं तो भिन्न भिन्न स्थान पर एक ही वस्तु का भार अलग अलग हो सकता है। जैसे हमारे पास पृथ्वी है। बच्चों, आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर से थोड़ी चपटी होती है। इस कारण इसकी ध्रुवों से जो त्रिज्या का मान है वह विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसके आसपास के स्थानों से कम होती है त्रिज्या। तो ये वाली जो त्रिज्या है ध्रुवों की ओर की जो त्रिज्या है उससे अधिक होती है। गुरुत्वाकर्षण का जो सूत्र है G = Gm1m2 अपॉन r², इसमें r पृथ्वी की त्रिज्या होती है। इससे हमें मालूम पड़ता है कि जहाँ पर त्रिज्या ज़्यादा होगी वहाँ गुरुत्वीय बल कम होगा और जहाँ त्रिज्या जो है कम होगी वहाँ गुरुत्वीय बल अधिक होगा। इस कारण ध्रुवों पर गुरुत्वीय बल अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वीय बल है वो कम होता है। अतः एक वस्तु का भार आपको यहाँ कम देखने को मिलेगा और उसी वस्तु का भार आपको ध्रुवों पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। द्रव्यमान या भार को हम ग्राम या किलोग्राम में मापते हैं। किलोग्राम जो है इसमें किलो शब्द जो है ये प्रदर्शित करता है 10⁻³ को, अर्थात 1000 ग्राम यदि हमारे पास है तो इसको हम 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं। और 10⁻³ है इसे किलो कहा जाता है, इसलिए इसे हम किलोग्राम लिखते हैं। इसी प्रकार बच्चों, आगे जो हम अगला टॉपिक देखेंगे वह है आयतन। आयतन यानी कि वॉल्यूम। देखिए बच्चों, किसी भी वस्तु के द्वारा ब्रह्मांड के अंदर घेरा गया जो स्थान है वह आयतन कहलाता है। मान लीजिए कि जैसे हम एक ब्रह्मांड का, एक बहुत बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा हैं,
जिसमें पृथ्वी, सूर्य, अन्य ग्रह, बहुत सारी आकाशगंगाएं इस तरह से शामिल हैं। उसमें हम जिस ग्रह पर निवास करते हैं वो पृथ्वी है। अब यहाँ पर यदि हमारे पास कोई एक वस्तु लें, जैसे हमारे पास मान लीजिए कि एक डस्टर है, अगर ये वस्तु है तो इसके द्वारा कोई ना कोई आयतन इस ब्रह्मांड में घेरा जा रहा है, या हम जिस कमरे में मौजूद हैं मान लीजिए उस कमरे में है, तो उस कमरे में इस डस्टर के द्वारा कोई ना कोई स्थान जरूर घेरा जा रहा है। चाहे आप इसको इस कमरे के किसी भी स्थान पर रख दीजिए, किसी भी कोने में रख दीजिए, कहीं पर भी इसको आप रखें तो ये कोई ना कोई स्थान जरूर घेरेगा। तो इसके द्वारा घेरा गया स्थान ही क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। अर्थात आयतन जो है वो सभी वस्तुओं के अंदर होता है। आयतन को ज्ञात करने के लिए हम किसी भी वस्तु की तीनों अक्षों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करते हैं। अर्थात मान लीजिए इसकी ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। यदि हम इन तीनों मानों को गुणा कर दें तो आपके पास क्या आएगा? इसका आयतन। अब हम जानते हैं कि किसी भी लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में। अर्थात तीनों मान मीटर में मापे जाएंगे तो आयतन का मात्रक क्या हुआ? मीटर क्यूब। यदि तीनों मानों को हम किस में मापेंगे? मीटर में, तो हमारे आयतन का मात्रक क्या हुआ? मीटर क्यूब। इसी प्रकार यदि हमने ये सेंटीमीटर में मापे होते तो हमारे पास में आयतन का मात्रक क्या आ जाता बच्चों? सेंटीमीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब क्या हैं? आयतन के मात्रक हैं। आयतन के कुछ अन्य मात्रक भी प्रचलित हैं, जैसे कि लीटर। लीटर में भी किसी वस्तु के आयतन को मापा जाता है। जैसे 5 लीटर जल, तो ये 5 लीटर क्या है? आयतन है। जैसे कि 2 लीटर दूध, तो यहाँ पर जो 2 लीटर है ये क्या है? दूध का आयतन हमने लिया है। आयतन में क्या है कि जैसे हमारे पास में 1 लीटर की बात करें तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के, यानी कि 1000 ml के। ऐसे ही मान लीजिए कि हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेसीमीटर क्यूब में इसको ज्ञात करेंगे। देखिए, डेसी का मतलब होता है 10। जैसे सेंट कहा जाता है 100 को, वैसे ही डेसी कहा जाता है 10 को। बच्चों आप जानते हैं जब कोई क्रिकेटर शतक लगाता है तो हम क्या कहते हैं? उसने सेंचुरी लगाई, सेंचुरी उसने लगाई। तो यहाँ पर जो ये शब्द आ रहा है सेंट, इसका क्या मतलब है? 100। तो वैसे ही डेसी का मतलब क्या होता है? 10। तो 10 सेंटीमीटर को 1 डेसीमीटर कहा जाता है। 10 सेंटीमीटर को क्या कहा जाता है? 1 डेसीमीटर। तो यदि हमारे पास में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10 गुणा 10 गुणा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है इसको। तो 1000 सेंटीमीटर को हम क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर। चूंकि 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर होता है तो 1 डेसीमीटर गुणा 1 डेसीमीटर गुणा 1 डेसीमीटर। 1 गुणा 1 गुणा 1 क्या होगा बच्चों? 1 डेसीमीटर क्यूब। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने क्या ज्ञात किया? आयतन। अगला जो टॉपिक बच्चों हम देखेंगे वो क्या देखेंगे? घनत्व। घनत्व या डेंसिटी। घनत्व क्या होता है
कितने स्थान के अंदर हमने कितना द्रव्यमान रख रखा है उसे हम घनत्व कहते हैं। बहुत आसान भाषा में समझते हैं बच्चों। जैसे हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं हम उसकी कल्पना करें। यदि मान लीजिए हम अभी कमरे के अंदर एक निश्चित नाप का कमरा है जिसका एक निश्चित आयतन है, उस कमरे में यदि हम अकेले बैठे हैं तो मान लीजिए कि हमारा कुछ द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान उस कमरे के निश्चित आयतन में मौजूद है। अब यदि मान लीजिए कि हमारे घर में हमारे छोटे भाई बहन या मम्मी पापा हमारे कमरे में आ जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे कमरे में जो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो तो उतनी ही रही, यानी कि आयतन तो उतना ही रहा, लेकिन उसमें जो मौजूद द्रव्यमान है पहले वो केवल हमारा था, अब उसके अंदर कोई ना कोई एक दो लोग और आ गए हैं, तो क्या उसमें द्रव्यमान बढ़ गया? क्या बिल्कुल उसमें द्रव्यमान बढ़ गया। तो जब उसमें द्रव्यमान बढ़ गया तो उसका घनत्व भी बढ़ गया। तो घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? किलोग्राम में, और आयतन को मीटर क्यूब में। तो घनत्व का मात्रक क्या हुआ? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, जिसे हम किलोग्राम मीटर की घात -3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या ज्ञात किया जाता है बच्चों? घनत्व। यदि हम किलोग्राम की जगह ग्राम और मीटर की जगह सेंटीमीटर उपयोग में लें तो मात्रक हम लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर की घात -3। इसके बाद बच्चों अगर हम अगला टॉपिक देखेंगे तो वह है ताप, यानी कि टेम्परेचर। देखिए बच्चों, किसी भी वस्तु के अंदर कितना तापमान है हम उसको सामान्यतः छूकर पता लगा लेते हैं। जब किसी वस्तु को हम छूते हैं तो हमें उससे पता पड़ता है कि वह ठंडी है कि गर्म है। तो इस तापमान को मापने के लिए हम तीन तरह के मात्रक काम में लेते हैं, जिसे कहते हैं, एक तो होता है जिसमें डिग्री सेंटीग्रेड, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट और एक होता है केल्विन। इनमें से अभी जो प्रचलित मात्रक है वो केल्विन है, जिसे एसआई मात्रक के रूप में मान्यता मिली हुई है। डिग्री सेंटीग्रेड जो है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का पैमाना है, यानी कि हम इसमें तापमान को कहाँ से कहाँ तक माप सकते हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फ़ारेनहाइट जो है ये होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। फ़ारेनहाइट कहाँ तक होता है? 32 डिग्री से लेके 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके, सॉरी यहाँ हम फ़ारेनहाइट लिखेंगे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फ़ारेनहाइट पैमाने में तापमान को मापा जाता है। केल्विन जो है बच्चों वो शुरू होता है 0 केल्विन से, और इसके अंदर अंतिम जो सीमा है तापमान की वो कोई भी संभव तापमान जो इस पृथ्वी पर संभव हो या ब्रह्मांड में संभव हो वहाँ तक जाती है, यानी कि इसमें हम कितने भी तापमान को माप सकते हैं। यहाँ हमें ये भी देखना होगा कि इन पैमानों में आपस में क्या संबंध होता है। अर्थात मान लीजिए कि हम डॉक्टर के पास गए, उसने हमारा बुखार जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा। अब हम जानना चाहते हैं कि हमारा तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में कितना था, तो हमें फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना आना चाहिए। या फिर अगर कोई तापमान हमें डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है और हमें उसे केल्विन में ज्ञात करना है तो वो भी हमें ज्ञात करना आना चाहिए। तो कैसे बदलते हैं बच्चों? अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में तापमान चाहिए तो उसके लिए सूत्र होगा 9/5 गुणा डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अर्थात आपको जो डिग्री सेंटीग्रेड में मान दिया गया है वो हम यहाँ लिखेंगे, उसको 9/5 से गुणा करेंगे और उसमें 32 यदि जोड़ देंगे इस सूत्र के अनुसार तो हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में तापमान मिल जाएगा। जैसे हम इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखेंगे कि यदि अगर हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तो ताप डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो सूत्र में हम मान रखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 गुणा डिग्री सेंटीग्रेड का मान कितना दिया गया है?
20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, इसको अपन हल करेंगे बच्चों तो ये 4 आ गया, 9 गुणा 4 36, 36 और 32 कितने होते हैं बच्चों 68, तो ये आ गया 68 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान। तो फ़ारेनहाइट में कितना आ गया 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी प्रकार बच्चों डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन को भी आपस में बदला जा सकता है। केल्विन में जो तापमान है वह होता है डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान प्लस 273.15। यदि अगर कोई तापमान हमें केल्विन में ज्ञात करना है तो डिग्री सेंटीग्रेड में जो भी तापमान हमें दिया गया है उसमें हम 273.15 जोड़ देंगे तो हमारे पास केल्विन में आ जाएगा। जैसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कितना होगा, तो केल्विन में होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, तो ये हो जाएगा आपके पास 303 डिग्री 303.15 केल्विन। तो बच्चों हमने आज की क्लास में सीखा कि द्रव्यमान और भार क्या होता है, द्रव्यमान और भार एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं, और आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है, आयतन के अलग अलग मात्रक कौन से होते हैं, और घनत्व क्या होता है, घनत्व का मात्रक क्या होता है, और साथ में हमने सीखा कि तापमान जो है उसके कौन कौन से मात्रक प्रचलित हैं और उनको आपस में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। अगली क्लास में बच्चों हम सीखेंगे मापन में अनिश्चितता। धन्यवाद।